हजारों बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, और वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण यादव और पार्थ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए डक सीरीज का वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक पीडीएफ। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस सारे मैंने इंक्लूड किए हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए। चलिए तो बिना देर किए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से गंठमाला का सर्वाधिक सामान्य कारण है। देखिए, इस रोग को हम लोग वाइटर डिजीज या फिर इसे हम लोग घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। सामान्य ये रोग है, सभी विद्यार्थीगण इस रोग के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी रखते हैं। घेंगा रोग क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ तत्वों की कमी से या अधिकता से हमारे अंदर कुछ रोग होते हैं, जैसे आयरन की कमी से हमारे अंदर होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है डियर स्टूडेंट्स? एनीमिया, या इसको हम लोग बोलते हैं रक्त अल्पता। इसको हम लोग रक्त अल्पता के नाम से जानेंगे, या खून की कमी। एनीमिया या रक्त अल्पता, रक्त अल्पता खून की कमी होती है इसके अंदर आयरन की कमी से। विटामिन सी से स्कर्वी नाम का एक रोग होता है, स्कर्वी नाम का एक रोग होता है। और इस रोग में मसूड़ों में सूजन और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मसूड़ों में सूजन और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। कैल्शियम को लेकर कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। कैल्शियम जिसका सिंबल सी होता है, इसकी कमी से और अधिकता से भी रोग हमारे अंदर होते हैं। कमी से कुछ रोगों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। अगर हम लोग बोन्स का कंपोजिशन देखें या हड्डी का कंपोजिशन देखें, तो हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस यहाँ पर पाया जाता है। हड्डियों में मुख्य रूप से ये दो तत्व यहाँ पर मिलते हैं। कैल्शियम की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं और फास्फोरस की वजह से इनमें कठोरता प्रदान की जाती है। सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हड्डियों के स्थान पर अगर उपास्थि पूछी जाती है, कार्टिलेज, तो इन कार्टिलेज के अंदर कंपोजिशन के तौर पर हम लोग कैल्शियम कैल्शियम प्लस पोटेशियम लेंगे। देखिए, कैल्शियम यहाँ पर मजबूती देता है और साथ ही साथ जो पोटेशियम है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो उपास्थि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैल्शियम की कमी से काफी सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ रोग को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। नंबर एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जिसे पार्ट नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, आप एक बार उसको विजिट कर लीजिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। हड्डियों में छिद्र देखने को मिलते हैं, आप इसे नोट भी करते चले। हड्डियों में छिद्र को की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, हड्डियों में छिद्र। दूसरा एक रोग होता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया काफी बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑस्टियोमलेशिया नाम का डिसीज। और इस डिसीज में जब लंबे समय तक कैल्शियम की कमी होती है, तो इस कमी के कारण हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, तो इस रोग को हम लोग कहते हैं हड्डियों में टेढ़ापन। हड्डियों में टेढ़ापन, हड्डियां मुड़ जाती हैं। इस रोग का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। इसके अलावा रिकेट्स डिसीज है जो हड्डियों से संबंधित रोग है। एक होता है गठिया नाम का रोग, गठिया नामक रोग। गठिया रोग को मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। गठिया रोग क्या होता है देख लीजिएगा। तो गठिया रोग में क्या होता है कि हड्डियों के आसपास यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। हड्डियों के आसपास यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और इस यूरिक अम्ल के जमाव के कारण जो रोग होता है इसे हम लोग गाउट के नाम से जानते हैं या गठिया भी बोलते हैं। तो यूरिक अम्ल का जमाव यहाँ पर हो जाता है। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपसे सारे डिस्कस किए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और गठिया जो हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सके। चलिए, आयोडीन हमारा यहाँ पर बचता है। आयोडीन को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आयोडीन की कमी से भी हमारे अंदर एक डिसीज होता है, और इस डिसीज को हम लोग कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, घेंगा नामक रोग हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि का नाम होता है थायराइड। कौन सी ग्रंथि डियर स्टूडेंट? थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि के अंदर से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है।
बट इसे आयोडीन की जब कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि की अपना जो आकार है वो असामान्य कर लेती है, ये अनकंट्रोल ग्रोथ करती है और इसी ग्रोथ को हम लोग कहते हैं थायराइड नामक रोग या गोइटर डिजीज, जो आयोडीन की कमी से होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन सी, इस पर भी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। कैल्शियम को मैंने डिस्कस किया है, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। इसके अलावा उपास्थि में कैल्शियम और पोटेशियम। ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों में छिद्र की स्थिति को कहते हैं और ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है और गठिया रोग हड्डियों के आसपास यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि इनमें से कौन एक वसा विलयी विटामिन है। वसा विलयी विटामिन का मतलब होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी चयापचय एवं रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने के लिए भूमिका रखता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा कि ऐसा कौन सा विलयी विटामिन है जो वसा में विलयी है और रक्त का थक्का जमाता है। देखिए दो प्रकार के विटामिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। विटामिन के आधार पर जब हम लोग इनको दो प्रकार में बांटेंगे तो एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी इसको हम लोग शॉर्ट नेम में कीड़ा के नाम से जान सकते हैं। कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी विटामिन वसा के अंदर पूर्णतः घुलनशील होते हैं। अब शेष बचते हैं हमारे पास दो विटामिन जिसका नाम है विटामिन बी और विटामिन सी, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन माने जाते हैं और ये सभी के सभी फैट सोल्यूबल विटामिन माने जाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ऐसा विटामिन जो वसा के अंदर विलयी है और रक्त का थक्का जमाता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आएगा, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने देखा। विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए और विटामिन बी सी यहाँ पर वाटर सोल्यूबल हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। चलिए अब हम सभी के रासायनिक नामों को थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी जो साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला जो इसके अंदर आ रहा है विटामिन बी। विटामिन बी को हम लोग केमिकली थायमिन के नाम से जानते हैं, थायमिन के नाम से जानते हैं और इसके अलग अलग मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12, जिनके बारे में अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन बी थायमिन हो जाएगा और इसकी कमी से कॉमन डिसीज होता है जिसका नाम है बेरी नामक रोग। अगला आता है विटामिन के, तो विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन के नाम से विटामिन के को जानते हैं और इस विटामिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है रक्त को थक्का जमाने में। विटामिन ए जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं और रेटिनॉल का संबंध होता है आंखों से संबंधित विटामिन और इसकी कमी से रतौंधी नामक एक रोग होता है, रतौंधी नामक रोग, जिसमें नाइट, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। रात्रि दौरान यहाँ व्यक्तियों को जो विजिबिलिटी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। एक रोग और मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, जीरोफ्थैल्मिया नाम का डिसीज। देखिए विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीरोफ्थैलेमिया, जीरोफ्थैलेमिया नाम का डिसीज, थैलेमिया नाम का रोग। अब जीरोफ्थैलेमिया में क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस रोग में जो हमारे आई कंजक्टिवा होते हैं, नेत्र सेस्मा, वो ड्राई हो जाते हैं और जो कॉर्निया होता है उसके अंदर भी ड्राइनेस आ जाता है। सेकंड थिंग कि यहाँ आंखों पर मांसपेशियां चढ़ जाती है, इस रोग, यह रोग ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा से रिलेटेड है। तो जीरोफ्थैल्मिया नाम का डिसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रखें और अपने नोट्स में आगे इनको इंक्लूड करते चलें। चलिए चारों ऑप्शन को मैंने डिस्कस किया है, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। देखिए एसएससी सीपीयू का एक क्वेश्चन है,
प्रति ग्राम जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोरेज होती है उस क्वेश्चंस में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए मैं सभी पोषक पदार्थों की बात करता हूँ। पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारे पास होता है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि शरीर को 65 से 70% जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है तो मैं आपको बता देता हूँ प्रति ग्राम यहाँ पर, कि अगर कार्बोहाइड्रेट को 65 से 70% एनर्जी गिवर हम लोग मान सकते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज यहाँ पर जब हम लोग सेवन करते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। जब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन को लेकर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि शरीर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा में 10 से 15% जो रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। तो 10 to 15% जो रोल है वो प्रोटीन का रहेगा एनर्जी देने में बॉडी को। आप अगर 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन हम लोग करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन का अगर हम सेवन करते हैं तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी बॉडी को प्राप्त होती है। अब आता है नंबर किसका, वसा में। वसा हमारे शरीर को 20 से लेकर 25% एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम एनर्जी परसेंट वैल्यू के मामले में बात करें तो 1 ग्राम फैट से हमारी बॉडी को 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर प्राप्त होती है। अगर हम प्रति ग्राम एनर्जी के परसेंट की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है, जो मेरे हिसाब से परसेंट वैल्यू के मामले में सबसे ज्यादा है। अगर बॉडी को लेने वाली एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे नंबर 1 पर होगा कि 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो पूरी बॉडी का 65 टू 70% पोर्शन यहां से देती है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूकोज को लेकर, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, त्वरित ऊर्जा शरीर में चाहिए होती है तो किसका सेवन करना चाहिए, तो ये रहेगा हमारा ग्लूकोज। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं कि वसा यहां पर मैंने आपको बताया था कि 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी, तो इस हिसाब से इसका आंसर होने वाला है हमारे पास में फैट यानी कि वसा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ विटामिन क्या होते हैं। विटामिन के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि जो विटामिन होते हैं उनसे किसी प्रकार की ऊर्जा शरीर को नहीं मिलती है, ये हमारी सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो विटामिन से ध्यान रखना है कि ऊर्जा यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी। प्रोटीन शरीर के अंदर मसल्स फॉर्मेशन, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं और प्रोटीन हमें 10 से 15% एनर्जी देते हैं। वसा की बात करें तो मैंने आपको कहा है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहां से हमें प्राप्त हो सकती है। चलिए वेरी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है रफेज। ये रफेज टर्म सभी के लिए नया होगा। ये रफेज क्या चीज है? देखिए हम हमारे पोषण के पदार्थों में जो पोषक पदार्थ लेते हैं हम लोग, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जिन्हें हम लोग फाइबर के नाम से जानते हैं। शरीर के अंदर इनका पाचन नहीं होता है, ना ही इनसे कुछ आवश्यक चीजें मिलती है, बट इनका हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है। जैसे कुछ फल, फ्रूट, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनमें फाइबर्स अवेलेबल रहते हैं जिन्हें हम लोग रफेज कहते हैं। ये रफेज अनावश्यक तो नहीं होते, पर पोषक पदार्थ में इनका हमारे अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक प्रकार के फाइबर होते हैं जो शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, इनसे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, बट इनका होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताएं जो एक पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। प्लांट टिश्यू को लेकर ये क्वेश्चन आया है हमारे पास में। प्लांट टिश्यू में पार्ट नंबर 2 में आपसे डिस्कस किया था। आज भी इसका क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि उस ऊतक का नाम बताना है जो विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। देखिए मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी विद्यार्थियों को आते होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल ने इसको टारगेट किया है। पौधों के अंदर 2 प्रकार के संवहन ऊतक माने जाते हैं। संवहन ऊतक की डियर स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें कि संवहन ऊतक क्या होते हैं, तो संवहन ऊतक का मतलब पौधों के अंदर संवहन करने का काम करते हैं। इन संवहन ऊतकों में 2 प्रकार के ऊतक मैं सम्मिलित कर रहा हूं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम सभी को ये जानकारी होगी कि जाइलम क्या करता है, पौधों में जड़ों से अत्यंत आवश्यक खनिज पदार्थों को और जल को शरीर के ऊपरी भागों में पहुंचाने का काम करता है, पौधों के ऊपरी भागों में। तो यह क्या करेगा,
जड़ से खनिज लवण को ऊपर तक लेकर आने का काम करेगा, खनिज लवण को ऊपर तक लेकर आने का काम करेगा। साथ ही मैं जाइलम के बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि जाइलम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जिसे हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। देखिएगा ध्यान से, किस प्रक्रिया के द्वारा जड़ों के द्वारा पानी ऊपर तक आता है। तो यहाँ कुछ विधियां है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो जड़ें होती है ना, खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रक्रिया के द्वारा करती है, ऐसा मैकेनिज्म जिसके द्वारा एसेंशियल जो मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिट्टी से लिए जाते हैं। तो इसका नाम है अंतःपरासरण प्रक्रिया। अंतःपरासरण प्रक्रिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कुछ सिलेक्टेड चीजों को लेने का जब काम होता है तो वहां आपको अंतःपरासरण की प्रक्रिया काम आती है। सेकंड एक विधि यहाँ पर आती है जिस विधि को हम लोग कहते हैं केशिकत्व। चलिए, केशिकत्व का क्या रोल है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैपिलरिज्म किसको बोलते हैं, आप लोगों ने यहाँ समझा होगा कि केशिकत्व वह घटना होती है जिसमें जड़ों के द्वारा पानी को थोड़ा सा ऊपर लिया जाता है। अच्छा, इसके बारे में और मैं बता देता हूँ कि जब हम किसी पेड़ को कट करते हैं तो उसमें जब रिंग बनती है, ऐसे गोल 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 कीड़े आप लोगों को दिखाई देते होंगे पेड़ों में, तनों में, तो इनको हम लोग जाइलम रिंग के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग वार्षिक वलय के नाम से भी जानते हैं। और इन वार्षिक वलयों को काउंट करके हम किसी भी पौधों की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। पौधों की आयु का निर्धारण वार्षिक वलयों को गिनकर किया जाता है। और ये वार्षिक वलय बनाने का काम किसने किया, तो ये किया है जाइलम के रिंग्स ने। चलिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण करना क्या कहलाता है। तो एक शाखा है हमारे साइंस में जिसका नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल 100% एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, तो बिल्कुल जाइलम के बारे में हम लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में। देखिए, फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा जो भी खाना बना है उसे पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करेगा। कि जो पत्तियों ने भोजन निर्मित किया है उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि एक पौधे के विभिन्न भागों में भोजन कौन पहुंचाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे लिए फ्लोएम। पैरेन्काइमा पौधों में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है। एक सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमा को। इस पैरेन्काइमा यह भी एक सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है जिसमें आप लोग जो फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके बाहरी छिलके इस पैरेन्काइमा के बने होते हैं, एक मृत कोशिका होती है। चलिए, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। कौन सी डिसीज यहाँ पर दी गई है जो कम्युनिकेबल डिसीज मानी जाती है, यानी कि संक्रामक रोग माने जाते हैं। देखिए, संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो रोग किसी संपर्क से, वायु से, जल से फैल सकते हैं, उन रोगों को हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। और जो लोग नहीं फैलते उनको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक रोग। तो ये संक्रामक रोग जो फैल सकते हैं, किसी भी माध्यम के द्वारा फैल सकते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का, एक आता है मीजल्स या खसरा। खसरा, देखो खसरा एक ऐसी डिसीज है, वायरल डिसीज है, एक वायरस से होता है ये। और इसके अंदर शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं, शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, ये होता है खसरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में आपको जानकारी दे दूं, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है और ये दांतों और मसूड़ों से संबंधित रोग है। इसका वायरस और बैक्टीरिया से कोई संबंध नहीं होता। अगर हम लोग बात करें अस्थमा या दमा की, तो अस्थमा दमा एक कवक जनित रोग होता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवक जनित रोग, एक कवक जनित रोग है जो कवक से होता है। इस कवक का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे दमा होता है, अस्थमा होता है। इसका नाम होता है एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। इसका नाम होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, फ्यूमिगेट्स। इस कवक का नाम है जिसकी वजह से दमा या अस्थमा होता है। फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वसन संबंधित रोग है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स इस कवक का नाम हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मधुमेह की, डायबिटीज। और डायबिटीज जो डिसीज है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन नाम का हार्मोन जब कम हो जाता है, जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। तो यहाँ एक संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये रोग संक्रामक नहीं है, दमा भी संक्रामक नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है। इसका बिल्कुल सही जवाब होना है, क्योंकि जो वायरल डिसीज होती है वो कम्युनिकेबल हो सकती है, जो फैल सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे सामने आ रहा है, हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण होता है। हाइपोकैलेमिया एक डिसीज है, ये किसकी कमी से होता है। देखिए, नया टर्म है,
सभी लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसको ध्यान से समझिए कि नए डिसीज एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हाइपोकैलेमिया क्या है? आप लोगों ने आयोडीन पढ़ा, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। वैसे हम लोग आयरन को पढ़ते हैं, तो आयरन में मैंने आप लोगों को बताया था एनीमिया नाम का एक डिसीज होता है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। कैल्शियम मैंने आप लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, है ना, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। तो आखिरी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है पोटेशियम। पोटेशियम के पोटेशियम की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, ब्लड में हो जाए, तो डिसीज होता है। उस डिसीज को हम लोग बोलते हैं हाइपोकैलेमिया नाम का डिसीज। अब इस डिसीज में होता क्या है, देखिए डिसीज से लगभग बहुत सारी प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये रोग हमारी मांसपेशियों में भी कमजोरी का प्रमुख कारण होता है। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इससे संबंधित होती है। हृदय संबंधित रोग भी इससे पैदा हो सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है किससे? हाइपोकैलेमिया से। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हाइपोकैलेमिया, जो लेड करता है पोटेशियम से। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सीपीयू ने इसको टारगेट किया, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? मलेरिया का वाहक, देखिए वेक्टर डिजीज के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगा। वेक्टर डिजीज क्या होती है? वेक्टर डिजीज जो किसी वाहक के द्वारा फैलती है। ये वाहक में कोई मच्छर या मक्खी हो सकती है। मक्खी या मच्छर के द्वारा जो रोग फैलते हैं, इन्हें हम लोग वाहक वाले रोग या वेक्टर डिजीज के नाम से जानते हैं। मलेरिया जो डिसीज होता है, मलेरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो मलेरिया होता है, इसमें ये एक वाहक होगा, क्योंकि ये परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, एक पैरासाइट के द्वारा होता है। वाहक यहाँ पर होती है जो इस रोग को फैला सकती है, इसके परजीवी को। इसका नाम है मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये रोग फैलता है। अगर हम लोग यहाँ पर परजीवी की बात करें कि यहाँ पैरासाइट कौन होगा, तो यहाँ पैरासाइट का नाम आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक पैरासाइट होता है, जिससे वजह से ये रोग होता है। इनके जीवन काल, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनका जीवन काल 2 चरणों में पूर्ण होता है। ये किसी वाहक के अंदर रहते हैं आधा चरण, और किसी जंतु के अंदर। तो यहाँ ये आधा जीवन अपना मादा एनाफिलीज के अंदर और आधा जीवन मनुष्य के अंदर। अब मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ कि जो मलेरिया होता है, इसके संक्रमण की एक अवस्था जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछी गई है कि मलेरिया के संक्रमण की अवस्था क्या होती है। तो इस अवस्था को नाम से हम लोग जानते हैं स्पोरोजोइड। क्या नाम से जानेंगे डियर स्टूडेंट? स्पोरोजोइड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलेरिया किसको प्रभावित करेगा? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जहां प्रभावित अंग की बात आती है, तो ये प्रभावित करेगा प्लीहा को। प्लीहा, या फिर आप इसे तिल्ली के नाम से जान सकते हैं, या स्प्लीन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपचार में आप लोगों को पता होगा कि सिंकोना की छाल से, सिंकोना की छाल से, सिंकोना की छाल से, सिंकोना पेड़ की छाल से कुनेल नामक दवाई बनाई जाती है। क्या? कुनेल नामक दवाई। तो इससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। ऑब्लिक करके आप एक दवाई और लिख लीजिए, क्लोरोक्विन नाम की दवाई, क्लोरोक्विन। और क्लोरोक्विन से भी मलेरिया का उपचार किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ हम लोग देखेंगे मलेरिया का वाहक क्या है। एडिस मच्छर नहीं होगा। एडिस मच्छर जो होगा, एडिस एजिप्टी, ये डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया के जो वायरस होते हैं उनको ये फैलाने का काम करता है। मादा एनाफिलीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई को मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। काला जार नामक बीमारी या काला पानी बुखार, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर, जो इससे होती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मधुमेह की स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में किसका स्तर बेहद ऊंचा हो जाता है। जब डायबिटीज पेशेंट होता है, डायबिटीज पेशेंट में हम लोग देखते हैं उनके ब्लड में किसकी अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से उनके शुगर, हम बोलते हैं या शुगर हो गया। तो मैं आपको बता दूं डियर, जब डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन, जो गैसेस एक्सचेंजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को विनिमय करने में। जब इस हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज के कंपाउंड जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज के कंपाउंड एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, तो इस हीमोग्लोबिन को हम लोग ग्लाइको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ग्लाइको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ग्लाइको हीमोग्लोबिन। ये ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन होता है जिसमें ग्लूकोज का एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। डियर फ्रेंड, हमारी शरीर के अंदर सामान्यतः अगर हम ग्लूकोज का स्तर देखें, तो सामान्य स्तर हमारे अंदर 90 से लेकर
100 मिलीग्राम पर डाइल्यूट इसका अमाउंट होता है किसका, शुगर का या ग्लूकोज का। पर जब इससे अधिक मात्रा हो जाती है तो यहाँ हम इस रोग का एक नाम ले देते हैं जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, तो डियर स्टूडेंट एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, यह इंसुलिन की कमी से होता है जो अग्नाशय से निकलता है, एक निकलने वाला हार्मोन है। और अग्नाशय की कौन सी सेल से निकलता है, तो मैं यहाँ की जानकारी दे रहा हूँ, बीटा सेल से निकलता है। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ सही जवाब होने वाला है आपका ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का अमाउंट इस वाले अमाउंट से बढ़ जाए तो हमें डायबिटीज हो सकता है। चलिए, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका ग्लूकोज। आगे हम लोग देख लेते हैं सुक्रोज क्या है, मैं आपको बता दूं केन शुगर इसको हम लोग बोलते हैं, सुक्रोज को केन शुगर है ना। इसके बाद में बीट शुगर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं सुक्रोज को। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो सुक्रोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है। अगर हम लोग गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं, ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। और अगर माल्टोज की बात करें तो ये मॉल शुगर के नाम से जानी जाती है। और ये जब दो अमाउंट ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाता है तो माल्टोज का निर्माण करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंकुरित अनाज में माल्टोज सबसे ज्यादा पाया जाता है, माल्ट शुगर इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। वायरल डिसीज यहाँ पर पूछा गया है कि जो वायरस से होने वाले डिसीज को आप लोगों को पहचानना है। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं टिटेनस। देखिए डियर स्टूडेंट, टिटेनस नाम का रोग एक बैक्टीरिया से होता है और इस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया। इस जीवाणु का नाम है, जो टिटेनस होता है वो जीवाणु द्वारा रोग है और इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनस आप लोगों को पता होगा, जंग लगी धातु अगर कहीं कट लग जाता है तो वहां पर हमें टिटेनस का इंजेक्शन लगाना होता है, क्योंकि टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जो घर है वो वही धातु है जो पुरानी हो चुकी है। अगर हम लोग कुष्ठ रोग की बात करें, कुष्ठ रोग भी एक बैक्टीरियल डिसीज होता है, जीवाणु, जिसे हम लोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं। इसका एक सामान्य नाम लेप्रोसी भी है। ये कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ की बीमारी लेप्रोसी, और लेप्रोसी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होने वाला रोग है जिसका नाम है कुष्ठ रोग। रूबेला अगर हम लोग बात करें, रूबेला, तो जो रूबेला होता है, रूबेला भी एक वायरल डिसीज है, रूबेला एक वायरस है और यहाँ शायद हमारे बारे में क्वेश्चंस वायरस का है, तो वायरस। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक परजीवी की वजह से होता है, जो मैंने आपको अभी बताया है, प्लाज्मोडियम वायरस नाम का बैक्टीरिया जो मादा एनाफिलिस मॉस्किटोस के द्वारा फैलता है। तो इस क्वेश्चंस का सही जवाब होने वाला है रूबेला वायरस। तो यहाँ एक वायरस रोग हो जाएगा रूबेला, ठीक है। तो इसे खसरा से रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं, खसरा जो होता है जिसमें पिंपल्स होते हैं, रूबेला में भी शरीर में छोटे-छोटे चट्टे बन जाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जर्मन खसरा के नाम से भी जानते हैं, इस रोग को जर्मन खसरा, जर्मन खसरा, ठीक है। तो जर्मन मीजल्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो वायरल से होता है। आगे क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है। देखिए, प्रोटीन डिसीज यहाँ पर पूछा गया है, प्रोटीन की भारी कमी से कौन सा डिसीज होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नंबर 1 पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाशियोकर रोग, जिसे हम लोग परिगामी बोलते हैं हिंदी में। यह रोग प्रोटीन की वजह से ही होता है, जब प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है तो यह रोग होता है। एक रोग में और डिस्कस आपसे करूंगा, फिलहाल आप समझिएगा एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है यह आयरन की कमी से होता है, यानी कि लोहे की कमी से होने वाला रोग है। अगर हम लोग बात करें ऑस्टियोपोरोसिस, तो हड्डियां, इस हड्डियों में छिद्र होने की स्थिति हो जाती है और यह रोग कैल्शियम की कमी से देखा जाता है, कैल्शियम की कमी से। ग्वाइटर डिसीज मैंने आज पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है ग्वाइटर, जिसमें गले में स्थित थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेती है और यह रोग कहलाता है। अब क्वाशियोकर डिसीज जो होता है इसमें इसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। एक और रोग जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसका नाम है मरासमस डिसीज, मरासमस डिसीज। और इस मरासमस डिसीज भी प्रोटीन की कमी से होगा। इसमें क्या होगा, मांसपेशियां बिल्कुल लूज हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। यहाँ क्वाशियोकर इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है,
किस जीव के कारण कालाजार नामक रोग होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किस जीव के कारण कालाजार नामक रोग होता है? ब्लैक एजर। कालाजार यह एक परजीवी रोग है, यानी कि मैं आपसे बोलूंगा कि अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटोजोआ के डिसीज को देखा जाए तो काफी रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, जिसमें हम लोग मलेरिया को डिस्कस करते हैं। मलेरिया मलेरिया के बाद में एक होता है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी एक रोग होता है, यह भी जो शीशी मक्खी होती है उसके काटने से होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कालाजार। कालाजार जो होता है मलेरिया के प्रोटोजोआ के कारण होगा। एक डिसीज होता है पायरिया। पायरिया मसूड़ों में घाव हो जाते हैं, पायरिया, यह भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो अभी हम लोग और भी रोगों को डिस्कस करेंगे, फिलहाल है कालाजार या ब्लैक एजर। तो इसके ऑप्शन दिए हैं हिस्टीरिया कोलाई। देखिए हिस्टीरिया कोलाई तो हमारी आंतों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, लाभदायक बैक्टीरिया, जिसे हम लोग अपना मित्र जीवाणु कहते हैं। आगे हम लोग करेंगे एजिडोबैक्टर। एजिडोबैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी एक उर्वरक बैक्टीरिया होता है जो कालाजार से संबंधित यहाँ पर नहीं होगा। क्लोस्ट्रिडियम, अब क्लोस्ट्रिडियम में अगर हम लोग टिटेनी लगाते हैं तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी टिटेनस रोग फैलाने वाला एक बैक्टीरिया हो जाता है। लास्ट हमारे पास बचता है लिस्मानिया, और इसका पूरा नाम होता है लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी के कारण यह एक प्रोटोजोआ है जिससे कालाजार नामक रोग होता है। कालाजार नामक रोग होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कालाजार नामक रोग का, जैसे मैंने अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, प्रोटोजोआ के वाहक होते हैं, ये वाहक से फैलते हैं। तो इसकी वाहक होती है बालू मक्खी। बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई। और इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है लिस्मानिया डोनोवानी। इसमें क्या होता है, शरीर पर ऐसे पिंपल्स हो जाते हैं, जिसे हम लोग काला पानी बुखार के नाम से भी जानते हैं। काला पानी बुखार बड़ा ही महत्वपूर्ण डिसीज है जो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कालाजार नामक रोग। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देके रखा है ज़ीरोफ्थैलेमिया। ज़ीरोफ्थैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। देखिए एक रोग है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरोफ्थैलेमिया। ज़ीरोफ्थैलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एक विटामिन होता है जिसका नाम है विटामिन ए, जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। तो रेटिनॉल की जब विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, एक रोग होता है, मैंने आपको समझाया था, रतौंधी, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग कहते हैं, या रात्रि दौरान इसमें दिखाई नहीं देता। सेकंड रोग मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ज़ीरोफ्थैलेमिया। ज़ीरोफ्थैलेमिया डिसीज। और ज़ीरोफ्थैलेमिया डिसीज में होता क्या है, मैंने आपको बताया है कि हमारे अंदर जो नेत्र श्लेष्मा होती है, नेत्र श्लेष्मा होती है, और हम कॉर्निया की डिस्कस करें, कॉर्निया के बारे में। देखिए नेत्र श्लेष्मा कौन सा भाग होता है, जब आंखों के अंदर रेडनेस आती है तो आंखों में जो लालपन होता है वो लालपन हमारे आई कंजक्टिवा के अंदर होता है। अगर हम लोग कॉर्निया की बात करें तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है कि नेत्र दान करते वक्त व्यक्ति को आंखों का कौन सा भाग दान करना चाहिए, तो वह कॉर्निया भाग होता है। तो देखिए इन दोनों के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है। इस रोग के अंदर, ज़ीरोफ्थैलेमिया रोग में क्या होता है कि नेत्र श्लेष्मा और कॉर्निया के अंदर ड्राइनेस की स्थिति आ जाएगी, यानी सुस्तपन आ जाएगा। तो यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है विटामिन ए। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन सी जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी होता है इसकी कमी से। विटामिन के फिलोक्विनोन और रक्त का थक्का जमने में समस्या पैदा होती है। विटामिन डी जिसे कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, रिकेट्स डिसीज यहां से होता है, और इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ए रेटिनॉल। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विडॉल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? एक छोटी सी जांच यहां पर दी गई है, एक टेस्ट दिया गया है हमारे पास में, विडॉल परीक्षण। अलग अलग जांचें होती है, जैसे कुछ जांचें कॉमन डिसीज में आप लोगों से जो टेस्ट होते हैं शरीर में कुछ रोगों को पहचानने के लिए, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं ईसीजी नाम की जांच होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो होती है हृदय से संबंधित। हृदय की गतिविधियों को देखने के लिए हम लोग ईसीजी करवाते हैं। एक जांच होती है जिसका नाम होता है ईईजी, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यह जांच मस्तिष्क से संबंधित रोगों को पता लगाने हेतु की जाती है। अगली जांच को हम लोग देखेंगे, जैसे विडॉल एक टेस्ट होता है, विडॉल टेस्ट। और विडॉल टेस्ट हमेशा ध्यान रखना है कि यह टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड की स्थिति में डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि विडॉल करवाइए। तो विडॉल नामक जांच टाइफाइड से संबंधित है।
एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलिसा नामक जांच, और यह जो एलिसा होती है, एलिसा एड्स की एक जांच होती है जो वायरल डिजीज है, जो विषाणु से होता है, एचआईवी। एलिसा एड्स की जांच है विडॉल टाइफाइड, ईसीजी, ईईजी मस्तिष्क हेतु और ईसीजी हृदय हेतु जांच। ये प्रमुख जांचें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। यहाँ हमारा आंसर होने वाला है कि जो विडॉल है, तो विडॉल एक प्रकार की टाइफाइड बुखार के लिए जांच होती है, टाइफाइड के टेस्ट के लिए इसको लगाते हैं। एड्स के लिए हम लोगों ने एलिसा जांच किया है। इसके अलावा एक जांच होती है, अगर हम लोग ऑटोप्सी और बायोप्सी का नाम देखें, बायोप्सी, देखिए बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या होता है, आप इसको नोट कीजिएगा। ऑटोप्सी और बायोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी होती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात अगर शारीरिक आंतरिक अंगों की जांच करना हो, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करना हो, तो वहां ऑटोप्सी करवाई जाएगी। बट अगर हम लोग देखें कि जीवित अवस्था में किसी शरीर के ऊतक या किसी कोशिकाओं को पहचानना हो या कोशिकाओं की जांच करना हो, तो वहां पर बायोप्सी सजेस्ट की जाती है। ऑटोप्सी और बायोप्सी ये दो प्रमुख जांचें हैं जो क्वेश्चंस में आ सकती है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? हाइड्रा नामक जीव है, इसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है या प्रजनन पाया जाता है? सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, जो हाइड्रा होता है वह हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन के सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव होता है। सिलेंट्रेटा से ये बिलोंग करता है। हाइड्रा की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर हाइड्रा में सिंपल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि टिश्यू लेवल का इनका बॉडी होता है। इनके माउथ के पास ऐसे आप लोगों को टेंटेकल्स देखने को मिल सकते हैं। क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर सही से देखेंगे, इनके अंदर स्किन की दो लेयर होती है और इनको हम लोग इसीलिए डिप्लोप्लास्टिक एनिमल के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि हाइड्रा के अंदर प्रजनन की बात यहाँ पर बताई है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि इसके शरीर के किसी भागों के द्वारा कोई नए जीव की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। हाइड्रा क्या करता है कि अपने ही शरीर से छोटे 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 बर्ड्स बनाना प्रारंभ कर देता है, और ये बर्ड्स आगे होकर एक नया हाइड्रा का रूप धारण कर लेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग प्रोसेस। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? बडिंग प्रोसेस। और इसे हिंदी में कहा जाता है मुकुलन की प्रक्रिया। मुकुलन की प्रक्रिया, मुकुलन की प्रक्रिया। अब देखिएगा, हाइड्रा से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऐसा जीव है जिसके अंदर पुनरुत्भवन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि अगर हम इसका कोई अंग क्षतिग्रस्त कर दें तो वह वापस रीजनरेट हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन पावर। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रीजनरेट होने वाला अंग है यकृत, और सबसे कम होने वाला है ब्रेन। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर होने वाला है बडिंग या फिर मुकुलन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। हाइड्रा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आने वाला है। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ और खराब कोशिकांग को बचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? देखिए, हमारी सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसा एक ऑर्गन होता है जो शरीर में जितने भी अनवांटेड अननेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको ये गला देता है या डाइजेस्ट करवा देता है। इसका होना अत्यंत आवश्यक है, और इसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनेल होता है। लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनेल होता है ना, जिसकी वजह से शरीर के या कोशिका के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पच जाते हैं या गल जाते हैं। देखिए, यहाँ इसका सही आंसर होने वाला है लाइसोसोम। अब मैं इसका कारण बता देता हूँ कि क्यों करता है। यहाँ से एक डाइजेस्टिव जूस, यानी जिसे हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव मटेरियल, लाइसोजाइम नाम का पदार्थ, लाइसोजाइम नाम का पदार्थ जो क्या करता है, शरीर के कोशिका के अंदर व्यर्थ पड़े ऑर्गेनेल्स को या कोशिकांगों को या फिर अन्य किसी बैक्टीरिया को ये डाइजेस्ट कर देता है, ये गला देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग एटम बॉम्ब ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे कोशिका की साफ सफाई करने वाला ऑर्गन माना जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को क्लियर होगी। तो लाइसोसोम जो है ये हमारे खराब कोशिकाओं को बचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। देखिए, कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का कहेंगे, और कोशिका का जो ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गन होता है गोल्जी गोल्जी कार्ड, और प्लास्टिड में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। 3 प्रकार के अलग-अलग प्लास्टिड होते हैं जिनका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास में। क्वेश्चन है यहाँ पर, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं कि उपकला कोशिका क्या होती है, उपकला ऊतक क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जब
एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे तो जंतु ऊतकों में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जैसे उपकला ऊतक, उपकला ऊतक के बाद नंबर 2 पर आता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, और संयोजी ऊतक नंबर 3 पर आता है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक, और नंबर 4 पर आ जाता है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है उपकला ऊतक से नंबर 1 पर। ठीक है, हमारे शरीर में जो उपकला ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक का मतलब है कि यहाँ इनका जो प्रमुख काम होता है हमारे अंदर शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण, और स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूँ त्वचा का निर्माण। स्किन को बनाने में उपकला ऊतक का बहुत बड़ा रोल होता है। इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिन प्रकारों को मैं अगली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। अगर एग्जाम में आता है कि त्वचा जो होती है, त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, डर्मेटोलॉजी। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है डियर स्टूडेंट कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, सबसे बड़ा अंग है त्वचा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखें त्वचा का जो रंग होता है वो कौन निर्धारित करता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन नाम का पिगमेंट है जो निर्धारित करता है। मेलानिन की वजह से हमारी स्किन के अंदर कलर डिसाइड होता है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ विशेष ध्यान दें कि उपकला ऊतक, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी आएगा कि त्वचा किस ऊतक से बनी होती है? तो इस ऊतक का नाम होता है स्तरीय शल्की उपकला ऊतक, स्तरीय शल्की उपकला ऊतक, स्तरीय शल्की उपकला ऊतक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इसका नाम होने वाला है। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। इलास्टिन की अगर हम बात करें तो इलास्टिन प्रोटीन जो हो गए, आपने टेंडन लिगामेंट का नाम पढ़ा होगा, तो जो लिगामेंट होते हैं वो इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन की अगर हम बात करें तो हमारी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एक्टिन मायोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम लोग केराटिन प्रोटीन की बात करें तो यह हमारी स्किन के अंदर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बाल होते हैं, बाल, उसके बाद में नाखून, 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 जानवरों के सींग, इन सभी के अंदर केराटिन प्रोटीन की उपलब्धता आपको देखने को मिल सकती है। तो केराटिन प्रोटीन जो हमारी उपकला ऊतक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं कि अपने नोट्स में आप लोग लिखते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, वह रंजक क्या कहलाता है जो मनुष्य की त्वचा, बाल और आंखों को उनके रंग प्रदान करता है? देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि मनुष्य की त्वचा, बाल और आंखों के रंग को निर्धारित करने वाला जो पिगमेंट है, इसका नाम मैंने अभी आपको बताया, मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट कहां-कहां पाया जाता है? त्वचा के अंदर, मनुष्य की त्वचा, बाल और आंखों के अंदर। तो मेलानिन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त को ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करती है? कम कर देती है। देखिए कौन सी ऐसी गैस है जिससे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारे अंदर ब्लड की, उसको घटा देती है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर होता है Hb हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर होता है रेड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब Hb के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जब Hb के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मर्ज होती है तो इसे हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे डियर स्टूडेंट? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जब Hb के अंदर ग्लूकोज अमाउंट ऐड हो जाता है तो इसे हम लोग ग्लाइको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्लाइको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कस करने वाला हूं कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को विनिमय करवाना है, एक्सचेंज करवाना। बट अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाया जाए तो यह किसी भी एटम्स को अपने अंदर ऐड नहीं करेगा। यदि आप अगर समझना चाहो तो हीमोग्लोबिन का सबसे अच्छा दोस्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये क्रिया कर ली तो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी और हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन करना बंद कर देगा। तो इसका सही जवाब आप देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में इसको पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है,
हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग से मानव शरीर के सैनिक के नाम से जाना जाता है, यानी सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। तो मानव शरीर के सैनिक कौन है, यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर देके रखे हैं, एसिनोफिल सेल्स, या फिर यहाँ पर डब्ल्यूबीसी काउंट देके रखा है, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, यहाँ पर देके रखा है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और एक यहाँ पर देके रखा है बेसोफिल्स कोशिका। देखिए मैं ये आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो एसिनोफिल बेसोफिल्स ये सभी डब्ल्यूबीसी के प्रकार माने जाते हैं, डब्ल्यूबीसी के भाग माने जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सफेद रक्त कणिका की डब्ल्यूबीसी की। तो मैं आपको बता दूं हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करने में डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा रोल होता है, इसीलिए इन्हें हम लोग मानव शरीर के सोल्जर्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा कि इन्हें हम लोग हमारे शरीर के सैनिक के नाम से जानते हैं। ये इसका सही जवाब होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारे बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इन्हें हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है किस सरीसृप का हृदय 4 कोष्ठी होता है, यानी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हार्ट चेंबर को लेकर क्वेश्चन आया है कि 4 चेंबर हार्ट किसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कछुआ, किंग कोबरा एक सांप है, गिरगिट और मगरमच्छ। देखिए अगर हम लोग बात करें कछुआ जो होता है वो रेप्टाइल ही होता है, यानी कि यह भी एक सरीसृप ही है, सरीसृप है। किंग कोबरा भी सरीसृप के अंतर्गत आएगा और ये सारे जानवर सरीसृपों के यहाँ पर दिए गए जो रेप कर जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शुरुआत से कि अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले क्वाड्रेटा के अंदर आती मछलियां, तो इन मछलियों में 2 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी इनके हृदय में 2 कक्ष प्रेजेंट होते हैं। एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, यानी एक आलिंद और एक निलय। अगले नंबर पर आते हैं यहाँ पर उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, और एम्फीबियन में 3 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल यानी 2 आलिंद और एक निलय यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर नंबर आता है सरीसृपों का। तो डियर स्टूडेंट सरीसृपों में भी 3 कक्ष का हृदय प्रेजेंट होता है, सिमिलरली यहाँ पर 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। पर इन सरीसृपों में अपवाद के रूप में हम लोग लेते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ मगरमच्छ जिसके हृदय में 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सभी सरीसृपों में 3 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं पक्षी की। तो पक्षी में 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होगा, 2 आलिंद और 2 निलय यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। और इनकी लास्ट जो सबसे उच्च श्रेणी के प्राणी हैं स्तनधारी या मैमल्स, इनमें भी हमें 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट देखने को मिलेगा, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। देखिए ये अलग अलग क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताया। यहाँ क्वेश्चन आया है कि इस सरीसृप में 4 कोष्ठी हृदय होता है, तो यहाँ इसका सही जवाब होने वाला है मगरमच्छ। सही जवाब क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट, मगरमच्छ। इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो सेशन है पार्ट नंबर 3 हमारा एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद जय भारत।